नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात उत्तर प्रदेश के बजट की। जी हां, उत्तर प्रदेश के बड़े काम का बजट, बड़ा ये राम नाम का है। ये योगी सरकार का 8वां बजट है। हर बार योगी सरकार का बजट किसी खास थीम पर आधारित होता है। इस बार का बजट श्री राम और लोक मंगल की कामना को समर्पित किया गया है। उत्तर प्रदेश की भूमि में जो समृद्ध सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, इस बजट में उसी विरासत को सहेजने और संवारने के लिए कदम उठाए गए हैं। न केवल धार्मिक स्थलों के विकास की बात कही गई, लेकिन उसके साथ साथ उस धार्मिक स्थल के आसपास के पूरे क्षेत्र के बुनियादी डेवलपमेंट का खाका भी खींचा गया है। यानी कि इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काम हो। ये कैसे होगा, आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि राम नाम के इस बजट पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। यह सुनना इसलिए जरूरी है क्योंकि ठीक 1 मिनट में सीएम योगी ने इस पूरे बजट की तस्वीर अपने शब्दों में उतार दी है। जो बजट है, जो हमारे वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, वह बजट प्रभु श्री राम को समर्पित करते हुए लोक मंगल की उन भावनाओं को समर्पित किया कि यही मह आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। तुलसीदास जी के इन शब्दों में कि बजट की शुरुआत में, बजट के मध्य में और अंत में भी प्रभु श्री राम हैं। उनके विचार में, उनके संकल्प में एक एक शब्द में श्री राम है, क्योंकि श्री राम लोक मंगल के पर्याय हैं और यह बजट भी लोक मंगल को समर्पित करते हुए प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास का उत्तर प्रदेश का एक आर्थिक दस्तावेज है। तो जब राम नाम को बजट ये समर्पित किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं राम नगरी अयोध्या से ही। सबसे पहले हम बात अयोध्या की करेंगे, जहां ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि अयोध्या को क्या कुछ मिला है। अयोध्या के सर्वांगीण विकास के लिए आपको बता दें कि 100 करोड़ प्रस्तावित किए गए हैं। अयोध्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या में संभावित वृद्धि को देखते हुए विकास का प्लान बनाया गया है। अयोध्या पहुंचने के लिए 3 मुख्य रास्तों के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। इसके अलावा 6 जगहों पर पार्किंग और जन सुविधाओं के विकास का काम भी जारी है। अयोध्या को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा अयोध्या में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 150 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। पिछले साल अयोध्या में बड़े स्तर पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया था। राम की पैड़ी पर 22,23,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था। इस बार भी ऐसे ही भव्य आयोजन की तैयारी है। अयोध्या में न सिर्फ देश के बल्कि विदेशों से भी यहां पर पर्यटक आने शुरू हो गए हैं और इसके मद्देनजर ये तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि रामलला की नगरी के बाद अब बात हम करेंगे महादेव की नगरी यानी कि काशी की। उत्तर प्रदेश के बजट में काशी के कायाकल्प के लिए प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि काशी में धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने पर जोर है। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण स्थानों के विकास और सौंदर्यीकरण के कई काम यहां पर किए जा रहे हैं। अयोध्या की तरह वाराणसी को मॉडर्न सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखिए, चूंकि बात सिर्फ मंदिर परिसर के कायाकल्प की ही नहीं है, जब भी धार्मिक महत्व के ऐसी जगह को विकसित किया जाता है तो उसके आसपास का पूरा जो इलाका होता है, पूरा इकोसिस्टम भी विकसित होता है। स्थानीय लोगों को उसका लाभ भी होता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में गंगा नदी तक कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में 4 से 5 गुना इजाफा हुआ है। और आपको हम बता दें कि काशी की बात आपने देखी, किस तरह से काशी को डेवलप किया जा रहा है। कॉरिडोर वहां पर बन चुका है, लेकिन इस बीच अब आपको दिखाते हैं, ये देखिए उत्तर प्रदेश के काम का जो बजट है उसमें काशी को क्या कुछ मिला है। कॉरिडोर यहां पर पहले से बन चुका है।
6 दिसंबर 2023 तक 12 करोड़ 92 लाख की राशि यहां पर दी गई। कॉरिडोर बनने के बाद 10 गुना काशी की अर्थव्यवस्था जो है उसमें वृद्धि हुई है। 20,000 करोड़ से ऊपर यहां पर पहुंचा है सालाना कारोबार। तो आपको हम बता दें कि एकाएक जब कॉरिडोर बना है तो उसके बाद देखिए किस तरह से दर्शकों की संख्या भी यहां पर बढ़ गई है। जो श्रद्धालु यहां पर आते हैं उनकी संख्या बढ़ गई है। और महादेव की नगरी की बात अब बात कर लेते हैं मथुरा की, यानी कि कान्हा की नगरी की। बजट में मथुरा के विकास की ओर भी ध्यान दिया गया है। आपको हम बता दें कि मथुरा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जब बात धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की होती है तो सबसे ऊपर यहां पर महाकुंभ के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मथुरा धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को यहां पर बढ़ावा देने पर जोर दिया जा रहा है। आपको बता दें यहां भी कॉरिडोर बनने की बात कही जा रही है। खास जगहों के विकास और कायाकल्प का प्रावधान है। बांके बिहारी मंदिर से लेकर वो जो पूरा इलाका है, आपको हम बता दें यहां पर कॉरिडोर बनने के लिए तैयारी यहां हो रही है। खुद मुख्यमंत्री यहां पर कई बार दौरा कर चुके हैं। खास जगहों के विकास और कायाकल्प का प्रावधान यहां पर है। 30 कार्यकाल में बहुत से बड़े फैसले लिए गए हैं। और उत्तर प्रदेश में जब बात धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों की होती है तो सबसे ऊपर महाकुंभ का नाम अपने आप ही आ जाता है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन होने वाला है, यानी कि 2025 में महाकुंभ होने वाला है। इसे लेकर सरकार बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रही है। माघ मेले के आयोजन को महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको हम बता दें कि उत्तर प्रदेश के धार्मिक महत्व वाले क्षेत्रों में यहां पर यूपी के महाकुंभ में भी आपको हम बता दें कि विशेष महाकुंभ के लिए बजट भी जो है वो आवंटित किया गया है। 2600 करोड़ का बजट महाकुंभ में विभिन्न कार्यों के लिए दिया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ का यहां प्रावधान है। साथ ही साथ आपको बता दें 2025 के मद्देनजर सांस्कृतिक आयोजनों के लिए भी 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं ताकि इसे और भव्यता और दिव्यता से किया जा सके। चलिए और अब बात कर लेते हैं विंध्याचल की। और कई धार्मिक महत्व वाले जो क्षेत्र हैं उसमें मां विंध्यवासिनी का धाम भी आता है। और इस बार बजट में विंध्याचल क्षेत्र के लिए प्रावधान रखा गया है। मिर्जापुर में विंध्याचल त्रिकोणीय क्षेत्र में मां विंध्यवासिनी मंदिर, मां अष्टभुजा मंदिर और काली खो मंदिर को जोड़ने वाले त्रिकोण कॉरिडोर का यहां निर्माण किया जाएगा। इस त्रिकोण में न केवल आपको बता दें इस त्रिकोण में परिक्रमा मार्ग का विकास होगा, पूरे मार्ग पर जन सुविधा केंद्र बनाए जाएंगे। साथ ही विंध्याचल से जुड़ी मान्यता है कि ये पूरा तीर्थ क्षेत्र त्रिकोणीय यंत्र पर मौजूद है, जहां मां विंध्यवासिनी ने लोकहित में महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का रूप धारण किया है। विंध्य की पहाड़ियों पर 3 दिशाओं में देवी के ये तीनों स्थान यंत्र का आकार बनाते हुए दिखते हैं। यानी संसार में ये ऐसा एकमात्र तीर्थ स्थल है जहां पर ये तीनों देवियां एक साथ त्रिकोणीय अंतर पर विराजमान नजर आती हैं। इस मंदिर में लोग सिद्धि प्राप्त करने और साधना के लिए आते हैं। अब इस क्षेत्र को विकसित करने की तैयारी हो रही है। तो आपको हम बता दें कि मां विंध्यवासिनी और उस पूरे इलाके को यानी कि विंध्याचल का जो पूरा क्षेत्र है उसे भी डेवलप करने के लिए अलग से तैयारी की जा रही है। रोपवेज यहां पर बनाए जाएंगे ताकि लोगों के लिए यात्रा सुगम हो सके। परिक्रमा मार्ग पर बनने से पूरे क्षेत्र का विकास भी होगा। श्रृंगेरपुर की अब हम बात करें तो श्रृंगेरपुर में स्थापित होगा निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र। निषाद राज की भूमि श्रृंगेरपुर कहा जाता है और ऐसे में यहां पर श्री राम वनगमन के दौरान आए थे। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर रहे हैं और बजट की बात कर रहे हैं तो श्रृंगेरपुर अपने आप में काफी महत्व रखता है। सांस्कृतिक केंद्र के लिए 14.68 करोड़ का बजट जो है वो आवंटित किया गया है। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना यहां पर की जाएगी। तो वो जो पूरा मार्ग था यानी कि वनगमन मार्ग, उस पूरे वनगमन मार्ग को विकसित किया जा रहा है। सांस्कृतिक केंद्र के लिए 10.53 करोड़ का प्रावधान यहां रखा गया है ताकि लोग यहां आ सके, क्योंकि दर्शनाभिलाषी जो कि अब अयोध्या जाएंगे, जाहिर सी बात है इस पूरे इलाके में वो आ सके और प्रभु श्री राम के चरण जहां पर पड़े थे वहां वो जा सके। तो प्रदेश में धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए 1750 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है।
धार्मिक महत्व वाले जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक टूरिज्म यानी कि स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है उसका बढ़ावा दिया जाएगा। धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के क्रम में ही आज आपको बता दें भारतीय रेलवे ने राम भक्तों के लिए रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की है। 19 दिन के सफर पर निकली ये ट्रेन अयोध्या से रामेश्वरम तक रामपथ के दर्शन करवाएगी। इस ट्रेन में विदेश में रहने वाले 122 भारतीय लोग सफर कर रहे हैं। इन प्रवासी भारतीय के लिए ट्रेन में खास प्रबंध भी किए गए हैं ताकि वो भारतीय रेलवे के साथ एक सुखद यात्रा कर सके। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। बीती शाम ये रामायण यात्रा ट्रेन दिल्ली से रवाना की गई थी। खास बात यह है कि ये ट्रेन चलता फिरता 5 स्टार होटल है, यानी कि जितने भी लोग यहाँ आएंगे किसी तरह की उन्हें दिक्कत ना हो, इसका पूरा इंतजाम। भारतीय रेल की तरफ से रामायण यात्रा कराई जा रही है। स्पेशल ट्रेन जो है वो एनआरआईज को लेके, जो यूके के हैं, पोर्तुगल के हैं, उन्हें लेके राजधानी दिल्ली से जो है वो अयोध्या जा रहे हैं, फिर वहां से जनकपुर जा रहे हैं, नेपाल से फिर प्रयागराज जा रहे हैं, वाराणसी जा रहे हैं, फिर वापस दिल्ली आएगी यही ट्रेन। इस ट्रेन में क्या क्या खास बात है, इस ट्रेन की क्या खासियत है, जानेंगे डॉक्टर अच्युत सिंह से। ये जो एक विशेष गाड़ी है भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन, इस गाड़ी से भी पहले रामायण यात्रा सर्किट पे ट्रेन चलाई गई, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए हमारे पास आज से करीब 6 महीने पहले यूके और पोर्तुगल से कुछ एनआरआईज लोगों ने हमें अप्रोच किया कि नहीं, हम लोग भी रामायण सर्किट पे आके देखना चाहते हैं। उनकी बहुत इच्छा थी, तो इस सर्किट को कवर करना चाहते हैं। तो इस तरह से इसकी योजना बनी और वो चाहते थे कि जब अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए उसके बाद वो इसमें ट्रैवल करें। तो इस तरह से ये 4 फरवरी का दिन तय हुआ कि ये सर्किट चलाया जाएगा। तो ये 19 डेज का पूरा ट्रिप है और इसमें कुल 122 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं और जिसमें से कि 60 लोग यूके से हैं और 52 लोग पोर्तुगल से हैं और कुछ 10 लोग ऐसे हैं जो गुजरात में उनके रिलेटिव हैं, वो यहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं। तो 122 पैसेंजर आज यहाँ ये ट्रेन लेके रवाना होगी। और जो यात्री भी इसमें चल रहे हैं अधिकतर लोग ऐसे हैं जो गुजराती पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए उनके टेस्ट के हिसाब से खाना बन रहा है। गट्टे की सब्जी और सारी चीजें बनाई जा रही हैं। हमारे पास देखिए स्पेशली हमारे शेफ हैं जो कि गुजराती टेस्ट का खाना बनाएंगे और ये मल्टी क्विजन रेस्टोरेंट के हिसाब से ये किचन बना हुआ है, तो हर तरह का खाना यहाँ बनाया जा सकता है। और यहाँ पे फ्रीजर है और इसके अलावा बॉयलर्स हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे हैं। किचन डिजाइन ही इसी तरह से किया गया है कि 200 लोगों का खाना इसमें बड़े आराम से बनता है और लोगों को सर्व किया जाता है। कि 19 दिन की यात्रा है तो कोई भी असुविधा ना हो, हर चीज जो है वो साफ सफाई से रहे, इसका ध्यान जो है भारतीय रेलवे ने रखा है। और मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगी कि जो एस्थेटिक्स है, क्योंकि राम यात्रा है, रामायण यात्रा है, इसलिए जो पेंटिंग्स भी लगाई गई है वो उसी तरीके की लगाई गई है। देखिए ये कोचेज में फर्स्ट एसी का ये कोच है और आप देख सकते हैं ये कोचेज में अलग से इसको डिजाइन किया गया है। इसका जो लिनन है वो जो स्टार होटल्स की जो क्वालिटी होती है वो मेंटेन की गई है। रामलला के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मेरा अच्छा लगा, सिर्फ यही बहुत अच्छा लगा। ओके, बस यही। राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। तैयारी पूरी कर ली है और अब भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। राम के पास हमको भरोसा है, वो हमको सही सलामत पहुंचाएंगे और सही सलामत लाएंगे। जय श्री राम। एक असर है। Our generation is very fortunate. After the fight for 500 years, we have got this opportunity. हाँ, ये हम अपना जो ये जनरेशन है इतना लकी है कि 500 वर्ष की संग्रह के पश्चात ये अपने को एक अवसर मिला है
कि राम इतना भव्य मंदिर बन रहा है और हम उसको देख पाए हैं। जय श्री राम। और क्या कह सकते हैं। जय श्री राम। ये जो भाई ने कहा 500 साल की हमारी जो इंतजारी है और भगवा सब जगह पे ले रहा है। अरे वाह। इस ट्रेन की भी हम आपको खास बात बता दें, 14 बग्गियां हैं इसमें। फर्स्ट एसी, सेकंड एसी के डब्बे हैं, 2 रेस्टोरेंट है जो यात्रियों को लगातार खाना परोसेंगे, उनके मनपसंद खाना परोसेंगे। उसके साथ साथ 2 डॉक्टर भी 19 दिनों की यात्रा पे इन यात्रियों के साथ निकलेंगे। इंडियन रेलवे की तरफ से जो कर्मचारी हैं लगातार सफाई का ध्यान रखेंगे और सीसीटीवी कैमरास भी इसमें लगाए गए हैं। लगातार जो है राम भजन इस ट्रेन में बजते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ अनामिका गौर। ये ट्रेन रामायण से जुड़े हर उस खास स्थान तक भक्तों को लेकर जाएगी जहां कभी श्री राम के चरण पड़े थे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए अब समझाते हैं कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां रामायण ट्रेन जाएगी। और आपको बता दें, दिल्ली से ये ट्रेन रवाना होगी और उसके बाद आपको हम बता दें ये सीधे जाएगी अयोध्या। अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के बाद ये ट्रेन जनकपुर जाएगी जो कि नेपाल जाएगी, प्रभु श्री राम का ससुराल। और उसके बाद सीतामढ़ी जाएगी। सीतामढ़ी के बाद ये बक्सर जाएगी। बक्सर के बाद ये ट्रेन वाराणसी जाएगी। वाराणसी के बाद प्रयागराज जाएगी। प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए श्रृंगेरपुर जाएगी जहां प्रभु श्री राम एक रात के लिए विश्राम उन्होंने किया था। उसके बाद वो चित्रकूट जाएगी ट्रेन। चित्रकूट के बाद नासिक वो जाएगी और इस तरह से फिर हम्पी अगला पड़ाव होगा उसका और हम्पी के बाद रामेश्वरम जाएगी। तो ये पूरे ट्रेन का रूट रहेगा। रामायण ट्रेन जो कि दिल्ली से रवाना होगी और रामेश्वरम तक जाएगी और उस बीच में जितने भी रास्तों पर जहां पर प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे, जहां जहां उन्होंने विश्राम किया था, जहां वो रुके थे अपने वनवास के दौरान, जहां पर गए थे, वो सारे स्थानों को वो जाएगी। इसी के साथ JNT स्पेशल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।